अस्सलामुअलैकुम। हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा कोर्स है। इस सब्जेक्ट के अंदर कोई ख़ास आप लोगों को कंसेप्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक नॉलेज अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर इस सूरत में आप लोग इजीली इस कोर्स को जो है कवर कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक तो चैप्टर डिवीज़न के इसके कितने चैप्टर्स हैं इस कोर्स के, जो बेसिक की बात की जाए तो, और दूसरा इसके अंदर हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है, और इसके साथ मैं चंद एक आपको जो अच्छी बुक्स हैं वो बताऊंगा एज अ रेफरेंस बुक। और इसके अलावा ये है कि कम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है उसका थोड़ा सा व्यू जो है वो भी दे दूंगा। कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यकीनन सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज़ होता है कि कम्प्लेक्स एनालिसिस है क्या। तो ज़रा देखिएगा जी कि कम्प्लेक्स एनालिसिस किससे कहते हैं। दी एक्सटेंशन टू द concept of complex number from that of real number was first necessitated by the solution of algebraic equations. For example, the quadratic equations x square plus 4 equals 0, x square plus x plus 1 equals 0, x square minus 2x plus 3 equals 0. These all do not possess real roots. कम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट किस तरह से वजूद में आया। हुआ कुछ यूँ कि अमूमन हमारे पास ये होता है कि कोई एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन दी गई हो तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है और वो सॉल्यूशन रियल भी होता है। लेकिन क्या हुआ कि कई एक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि इक्वेशन फॉर्म के अंदर थे, ऐसे थे कि जिन्हें जब सॉल्व किया जाता था तो उनके जो है सॉल्यूशन के अंदर रियल वैल्यू नहीं आती थी। इस सूरत में अब क्या किया जाए, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था कम्प्लेक्स एनालिसिस आने से पहले। तो फिर इस सूरत में अब क्या किया जाए, तो इसका भी हल निकाला गया। लेकिन इसकी चलें एक मिसाल देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम राइज हुआ। आप देखें जी, आपके पास पहला एक्सप्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा गया है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स -4 और एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस और -4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसका क्या करेंगे। तो ये एक जो है वो कम्प्लेक्शन पैदा हो गई। तो इस काम को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो हल निकाला वो हल निकाला एक बंदे आयलर ने। देखिएगा जी, आयलर ने बताया कि जहाँ भी नेगेटिव स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो वहाँ आप लोगों ने ये स्पेशल सिंबल जिसे आयोटा से प्रेजेंट किया जाता है ये वाला लिख देना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, आयलर या इसे यूलर भी बोल दिया जाता है, आयलर फ्राम 1707 टू 1783 was first to introduce the symbol iota equals negative square root of 1, और इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर जो है -1 की इक्वल भी लिखा जा सकता है। तो आयलर ने कहा कि जहाँ भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आए, क्वांटिटी का अगर स्क्वायर रूट सॉल्वेबल है उसे तो सॉल्व कर दें, लेकिन जहाँ माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा होगा वहाँ आप लोगों ने अपनी तरफ से आयोटा का सिंबल जो है वो इंसर्ट कर देना। तो आपके पास वो वाला वैल्यू जो है वो कह लें कि एक इमेजिनरी फॉर्म उसकी बन जाएगी, उसे इमेजिनरी वैल्यू कहा जाएगा। आयोटा से प्रेजेंट करेंगे, वो एक्चुअली तो नहीं होगी लेकिन चूँकि अब वो सॉल्वेबल नहीं है तो उससे फिर इस सूरत में आप लिख लिया करेंगे कि जहाँ भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट आएगा वहाँ आप लोगों ने आयोटा लिख लेना।
आयलर ने तो इतनी सी बात बताई, लेकिन इस पर वर्किंग की और प्रॉपर फॉर्मेशन जो है कम्प्लेक्स नंबर की, वो बाद में एक शख्स आया जिसे कहा जाता है गाज। उसने बताया कि अगर आपके पास जो है वैल्यूज़ इस तरह से पेयर हो रही हों कि जिनके अंदर आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ भी आ रही हों, या यूँ कह लें कि ओटा वाली वैल्यूज़ भी आ रही हों, तो उसने उनको कंबाइन करके एक जनरल जो है फॉर्म बना दी और कहा कि अगर इस फॉर्म के आपके पास नंबर आएगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ज़रा इसकी देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। गाज फ्राम 1777 to 1855, a German mathematician was the first to prove in a satisfactory manner that some algebraic equations with real coefficients have complex roots in the form a plus minus iota b, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, and we should note that complex and irrational roots always occur in pair। सबसे पहले गाज ने ये बताया कि अगर आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो रही हों, रियल वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो रही हों, तो उन्हें इकट्ठा करके एक नया नाम कम्प्लेक्स नंबर का दे दिया जाए। तो कम्प्लेक्स नंबर की फार्मेशन जो है सबसे पहले गाज ने बताई, और इसके साथ ये भी आपको बताता चलूँ आगे। खैर हम जब नेक्स्ट प्रॉपरली डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर्स की, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर या इर्रेशनल नंबर जो भी हों उन्हें हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम नेक्स्ट देखेंगे, और कम्प्लेक्स नंबर की फार्मेशन जो है वो भी आगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटिंग जितनी भी टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जहाँ नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा वहाँ आपने आयोटा लिख देना, -1 का स्क्वायर रूट, और जहाँ आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहे हों जिनमें वो जो इजीली सॉल्वेबल ना हो, जिनके रियल रूट एग्जिस्ट ना कर रहे हों, तो फिर इस सूरत में आपने उसके कम्प्लेक्स रूट्स के अंदर जो है आंसर लेके आना है। तो ये वजह थी कि कम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो वजूद में आया। क्या था कि कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कम्प्लेक्स एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और फिर आगे प्रॉपर वर्किंग करते हुए एक पूरी ब्रांच जो है कम्प्लेक्स एनालिसिस की बना दी गई, जिसके अंदर कम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटिंग थ्योरम्स और रिज़ल्ट्स हैं, वो प्रॉपरली इस ब्रांच के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है 1 बाय 1 जितना हो सका मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा सिलेबस जो है, ये पूरा एक सब्जेक्ट कम्प्लेक्स एनालिसिस 15, 14 या 15 से लेकर 16 तक ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही होगी कि 15 to 16 लेक्चर्स के अंदर जो है मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। तो आज पहला लेक्चर है, तो इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर डिवीज़न के बारे में पढ़ना है कि चैप्टर्स कौन कौन से हम पढ़ेंगे और हर चैप्टर के अंदर क्या क्या कुछ पढ़ेंगे। तो ये तो था थोड़ा कम्प्लेक्स एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, प्रॉपरली हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो रेफरेंस बुक्स कौन सी होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आप लोगों ने पढ़नी है। रेफरेंस बुक्स जो अच्छी बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और अगर जो रिकमेंड मैं करूँगा अगर वो सारी आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर इसका क्या हल निकाला जाए, तो वो भी आप लोगों को मैं इसी स्लाइड के एंड पर जो है वो बता दूँगा। सबसे पहली बुक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे सिस्टम के अंदर, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस बाय J.W. ब्राउन एंड R.V. चर्चिल। सिंपल चर्चिल की बुक कह दी जाती है। तो चर्चिल की बुक जो है ये कंसेप्ट्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छी बुक है। मतलब मेरी रिकमेंडेशन सबसे पहले ये कम्प्लेक्स वेरिएबल और एप्लीकेशन जो है चर्चिल की जो लिखी हुई, ये मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर ये बुक पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट बुक है शाम आउटलाइंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। आप लोगों ने अमूमन ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो शाम आउटलाइंस की बुक्स हैं उनमें
कोई ज़्यादा थ्योरी वो नहीं देते, वो सिंपल ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर बात करते हुए मेन कंसेप्ट दिया जाता है इन बुक्स के अंदर, और फिर इससे रिलेटिंग शार्ट क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो ये वाली कम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक शाम आउटलाइंस की भी इसी तरह से है कि इसके अंदर जो है वो शार्ट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और इससे रिलेटिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहते हैं तो ये वाली बुक ज़रूर पढ़िएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, लोकल सतह की एक बुक है, ये भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। इसमें कह लें कि पाकिस्तानी एक्सटेंट के अंदर ज़रा अपने अंदाज में जो लोकल एक तरह का अंदाज़ होता है, इसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस को बयान किया गया, तो ये बुक भी अच्छी है, आप लोग इसे भी रीड ज़रूर करें। कम्प्लेक्स एनालिसिस विद एप्लीकेशंस बाय डी.जी. झिल, अमूमन डेनिस जी झिल की बुक जो है वो ओडी के हवाले से मशहूर है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से, लेकिन कम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से भी इसकी बुक बहुत ही बेहतरीन है। ये बुक भी आप लोग ज़रूर पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप सिर्फ 2 बुक्स ही पढ़ना चाहते हैं तो कम्प्लेक्स वेरिएबल पहले वाली बुक जो चर्चिल की है और डी.जी. झिल की जो है, ये अगर 2 बुक पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये 4 बुक जो हैं मैंने इनका जिक्र कर दिया है। अगर आप नहीं चाहते कि हम चारों बुक्स पढ़ें तो फिर इसका क्या हल निकाला जाए, तो इसका बड़ा सिंपल सा हल आपके सामने शो हो रहा है। कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय मोहम्मद उस्मान हामिद मीन्स माई सेल्फ। मैंने क्या किया, मैंने इन चारों बुक्स को जो है इकट्ठा कर दिया है, इन पे वर्किंग करके फिर इनसे रिलेटिंग एक कह लें कि मेन क्वेश्चन जो बन रहे थे जिनके अंदर कंसेप्ट यूज़ होते हैं, उन्हें एक्सरसाइज के अंदर मैंने शामिल करके एक्सरसाइज जो है वो भी प्रॉपरली सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग क्या करें, अगर ये चारों बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मेरे वाली ये बुक्स जो एक बुक है कम्प्लेक्स एनालिसिस नाम दिया गया है, ये ले लें। इंशाल्लाह आपको तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और मैं यकीनन इसी बुक को फॉलो करूँगा। इसको फॉलो करते हुए फिर आपको प्रॉपरली वीडियोस के अंदर जो है वो मेन चीज़ें समझाई जाएंगी। एक्सरसाइज तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तो अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं या आप मज़ीद क्या कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप इन में से जितनी बुक्स का जिक्र किया है कोई एक बुक पढ़ लें या फिर मेरी वाली बुक जो है यही पढ़ लें। आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, आप फ़ायदा में रहेंगे और ये आपके लिए बड़ी कह लें कि जो मेरे वाली बुक है इंशाल्लाह आपको यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। जी, अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर डिवीज़न की बात की जाए तो सबसे पहले है पहले जो मेरा लेक्चर है उसके अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद मैं आपको सबसे पहले जो है वो कम्प्लेक्स नंबर और उनकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो मेन काम है आपका कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से, उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर पेयर का जिक्र होता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बताऊंगा कि ऑर्डर पेयर होता क्या है, इसे किस तरह से लिखा जाता है, और फिर इसी को लेके हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करेंगे। जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर डिफ़ाइन हो जाएगा तो उसके बाद हम कम्प्लेक्स प्लेन का जिक्र करेंगे। यकीनन वही होगा ऐसा प्लेन जिसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर पड़े होंगे, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन भी इसकी देखी जाएगी। ग्राफिक्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिक की बात की जाएगी कि किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर को जो है ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो देखेंगे, तो वो भी यकीनन कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही हम ड्रा कर सकेंगे। तो खैर प्रॉपरली जब आप नेक्स्ट हम वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, तो वहाँ आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद हम देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका माड लिया जाता है, कैसे लिया जा सकता है, क्या कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ बड़ी एक अच्छी बात हम पढ़ेंगे कि क्या कम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल होते हैं कि नहीं।
तो फिर ये मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस जो है ये बताएगा कि कम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर किया जा सकता है। इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात की जाएगी। कॉन्जुगेट सिंपल आपको पता है, वही बात आगे लेके उससे रिलेटिंग हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे बेसिकली, जो हमारा मेन यहाँ काम है। इसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो थीटा की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, वो कैसे निकाली जाती है, ये हम देखेंगे प्रॉपरली। और नेक्स्ट हम देखेंगे रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चैप्टर को दो वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, ताकि 15 to 16 लेक्चर्स के अंदर हमारा सिलेबस कवर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लेक्चर, चैप्टर 1 ही होगा। उसका जो सेकंड हाफ पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर एंड बेसिक डेफिनेशन को ही हम लेके चल रहे हैं। तो इसके सेकंड लेक्चर के अंदर हम जो है कम्प्लेक्स प्लेन्स के अंदर कौन सी रीजन्स लाया करती हैं, कौन सी रीजन्स होती हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर पर लिमिट की, उनकी एग्जिस्टेंस और लिमिट से रिलेटिंग रूल्स जो हैं, थ्योरम्स जो हैं, वो पढ़ेंगे। इस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो भी प्रॉपरली डिस्कस की जाएगी। क्या कम्प्लेक्स नंबर, हर एक कम्प्लेक्स नंबर जो है कम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता, या किस तरह से होते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपरली यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर के डेरिवेटिव्स किस तरह से निकाले जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 3 होगा, सेकंड चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। सेकंड चैप्टर एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शंस होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ बताता चलूँ, एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। खैर, जब इसकी प्रॉपर डिस्कशन आएगी वहाँ हम लोग इसे देख लेंगे। एनालिटिक फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर काशी-रीमन इक्वेशंस जो हैं, CR इक्वेशंस भी बोला जाता है, इनकी प्रॉपर जो थ्योरी है, रिलेटिंग रिजल्ट्स हैं, वो हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद CR इक्वेशन को पोलर फॉर्म, यहाँ पहले जो है वो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद पोलर फॉर्म के अंदर भी हम देखेंगे कि CR इक्वेशंस को पोलर फॉर्म के अंदर किस तरह से लिखा जाता है। और CR इक्वेशन से रिलेटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जब CR इक्वेशन होल्ड करती हैं तो क्या फंक्शन एनालिटिक होता है कि नहीं होता, या एनालिटिक होता है तो क्या CR इक्वेशन होल्ड करती हैं कि नहीं करती, वो हम इसी वीडियो के अंदर प्रॉपरली देखेंगे। लेक्चर 4 सेकंड चैप्टर ही होगा, एनालिटिक फंक्शंस। यकीनन इसके सेकंड पोर्शन के अंदर हम क्या कुछ पढ़ेंगे, एक तो हमने हार्मोनिक फंक्शंस की डेफिनेशन करनी है। हार्मोनिक फंक्शन जो लैप्लासियन को सेटिस्फाई करते हैं, वो वाले फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। प्रॉपर इसकी डिस्कशन जो है वो हम इंशाल्लाह अपने जब मेन वीडियोस बनाएंगे तब प्रॉपरली आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की बात करेंगे। हार्मोनिक फंक्शन जिस तरह से है, इस तरह से एक अलग से टर्म हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स भी है, किस तरह से निकाले जाते हैं, ये भी प्रॉपरली हम वीडियोस के अंदर जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन। किसी भी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया जाता है, कोई फंक्शन अगर हमारे पास दे दी जाए तो उसे एनालिटिक किस तरह से बनाना है कुछ वैल्यूज़ लेकर, तो वो प्रॉपरली हम जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे लेवल कर्व हो गया, ऑर्थोगोनल सिस्टम कब बनता है लेवल कर्व को लेकर, ये भी दोनों इसी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ हम जो है अपना सेकंड चैप्टर क्लोज कर देंगे। थोड़ा बहुत ये होगा कि मैं कुछ एक्सरसाइजेज भी करवा दूँगा जो मेन है कॉन्सेप्ट के हवाले से, और कुछ मेन इसी के अंदर जो है इन्हीं टॉपिक्स के अंदर इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ या रिमार्क्स जो हैं वो भी प्रॉपरली आपको बता दिए जाएंगे।
हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, और ये लेक्चर 5 बनता है ऑलमोस्ट। एलिमेंट्री फंक्शंस, नाम से ही शो हो रहा है कि यहाँ हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यहाँ जो है इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके रिलेटिंग रिजल्ट्स क्या हैं, और यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि ज़ीरो हो गया, उसके बाद ज़ीरो के बाद आपके पास पीरियड क्या होता है, वो भी प्रॉपर्ली इन्हीं के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग वाली वैल्यूज़ उनसे लेकर फंक्शन जो होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, उनके बेसिक रिजल्ट्स, और उससे कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। दी पावर फंक्शंस, ये क्या होगा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है कि जब आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर आ जाए या कोई किसी भी वैल्यू की पावर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है, ये हम प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। लेक्चर 6 थर्ड चैप्टर ही होगा, एलिमेंट्री फंक्शंस। तो इसमें जो रिमेनिंग फंक्शंस है वो हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साइन हो गया, काज हो गया, टेन है जी, और इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली हम इसके अंदर पढ़ेंगे। या भी इनकी जो ज़ीरो हैं वो किस तरह से निकाले जा सकते हैं, और दूसरा इनके ज़ीरोज़ के अलावा जो है क्या कहते हैं हम इनके किस तरह से हम पीरियड्स निकाल सकते हैं, वो भी प्रॉपर्ली इसी के अंदर हम देखेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस, टेन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, और इसके रेसिप्रोकल जो हैं वो प्रॉपर्ली, और इससे रिलेटिंग जितने भी रिजल्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके इन्वर्स यकीनन साइन इन्वर्स, काज इन्वर्स, टेन इन्वर्स होगा, उनको लेके हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। उनके रिजल्ट्स जो हैं, उनके थ्योरम्स जो हैं, और उनके रिलेटिंग क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर्ली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेक्चर 7 के अंदर हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल्स। इसका हाफ पोर्शन यहाँ डिस्कस किया जाएगा, और सेकंड हाफ पोर्शन में जो है इस चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने क्या करना, सबसे पहले तो कंटोर्स को डिफ़ाइन किया जाएगा। डिफरेंट जो कर्व्स हैं वो देखी जाएंगी, क्लोज कर्व हो गया, ओपन कर्व है, जॉर्डन कर्व है, इस तरह और बहुत सारी कर्व्स जो हैं उनको हम प्रॉपर्ली इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन, चूँकि इंटीग्रल्स है तो बेसिक इंटीग्रेशन किस तरह से की जाती है, उससे रिलेटिंग टर्म्स जो हैं वो प्रॉपर्ली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अपर बाउंड फॉर मॉडुलाई ऑफ कंटोर इंटीग्रल्स। अपर बाउंड किसी इंटीग्रल का, जो आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाए, उसका किस तरह से अपर बाउंड फाइंड किया जाता है, वो हम प्रॉपर्ली यहाँ पढ़ेंगे। और ये बड़ा यूज़फुल टूल होगा नेक्स्ट के अंदर, जो कि हमारे पास है ML इनइक्वालिटी। M क्या है, L क्या है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। M आपके पास मैक्सिमम होगा फंक्शन का या अपर बाउंड होगा, L आपके पास हो जो है वो लेंथ होगी कंटोर की। इन दोनों को लेकर एक इनइक्वालिटी हमारे पास बनती है, तो वो प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे अपने मेन लेक्चर्स के अंदर। तो उसके अंदर ML इनइक्वालिटी के अंदर अपर बाउंड्स का जिक्र होना है, इसलिए सबसे पहले हम अपर बाउंड्स को पहले डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद ML इनइक्वालिटी जो है वो प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स का फंडामेंट से रिलेटिंग एक थ्योरम है, कैलकुलस के अंदर पहले यूज़ होता रहता है। वो सिर्फ रियल वैल्यूज़ के लिए, जब हम रियल वैल्यूज़ की बजाय कम्प्लेक्स वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर देंगे तो आपके पास वही वाला थ्योरम जो है वो कम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। लेक्चर 8 फोर्थ चैप्टर होगा यकीनन इंटीग्रल्स को लेके ही, लेकिन इस सेक्शन के अंदर, ये जो हमारा सेकंड हाफ है, इसके अंदर हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ग्रीन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ग्रीन थ्योरम
कह लें कि एज अ टूल यहाँ यूज़ होगा, हेल्पिंग टूल के, क्योंकि वैसे तो ये ग्रीन थ्योरम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अलग से होता है, लेकिन ये आगे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर यूज़ होना है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ इसका ज़िक्र कर दूँगा। इसके बाद हम मेन पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काशी फंडामेंटल थ्योरम। कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। काशी फंडामेंटल थ्योरम जो है वो प्रॉपरली हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। काशी फंडामेंटल थ्योरम को ही लेकर आगे एक और फार्मूला बनता है काशी इंटीग्रल फार्मूला, और उसकी एक्सटेंशन में क्या होगा कि अगर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हो तो किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, वो अभी हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। और काशी इंटीग्रल फार्मूला जो है उसको भी प्रॉपरली यहाँ जो है फार्मूलेट करके उसका जो है प्रूफ निकाला जाएगा। इसके बाद हम मोरेरास थ्योरम पढ़ेंगे, ये भी इन्हीं को लेके आगे जो है एक अलग सा रिज़ल्ट है, वो भी प्रॉपरली जब आपको वीडियोस बना कर दी जाएंगी तो वहाँ प्रॉपरली जो है वो देख लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे काशी इन इक्वालिटी। काशी इन इक्वालिटी भी अच्छा रिज़ल्ट है। इसके अंदर इक्वालिटी की बजाय इन इक्वालिटी इन्वॉल्व होनी है, तो फिर अगर इन इक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है तो किस तरह से सोल्यूशन निकाला जाएगा वो हम प्रॉपरली यहाँ देखेंगे। लेवली थ्योरम के अंदर भी हम जो है एक अलग से फिनोमेना डिस्कस करेंगे, ये जब इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा तो अब आपको क्लियर होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट टूल रिगार्डिंग कम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी हम प्रॉपरली इंशाल्लाह देखेंगे। और पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला ये कभी करवा दिया जाता है, कभी नहीं करवाया जाता। चलें, कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इसका जिक्र है तो इसलिए फिर आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ भी बता दिया जाएगा। लेक्चर 9 5 चैप्टर सीरीज़ मेन तो आप काफ़ी कुछ जो है वो रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ लेते होते हैं सीरीज़ के बारे में, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ अगर आ जाए तो किस तरह से डिस्कस की जाएगी, तो ये भी इसके मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा। पहले लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले बेसिक्स को डिफ़ाइन करेंगे, सीरीज़ होती क्या है, सीरीज़ के रिलेटिंग जो थ्योरम्स हैं, टेस्ट हैं, रूट टेस्ट हो गया, रेशो टेस्ट हो गया, सीरीज़ की एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, सीरीज़ की सिंपल कन्वर्जेंस, वो सारी हम इस लेक्चर के अंदर प्रॉपरली पढ़ेंगे। फिर है सीरीज़ को यूज़ करते हुए रेडियस फाइंड करना, डिस्क और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह से फाइंड की जाएगी, वो भी प्रॉपरली आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एबल्स थ्योरम, और फिर उसके बाद काशी हेडमर्ड थ्योरम है, वो भी प्रॉपरली हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर 10 चैप्टर 5 ही होगा सीरीज़ का। इसके अंदर हम सिर्फ जो है 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है मैक्लारन सीरीज़, वो ये टेलर सीरीज़ थ्योरम के अंदर ही इन्वॉल्व है, तो मैंने उसका जिक्र नहीं किया। पहले हम टेलर थ्योरम पढ़ेंगे। टेलर थ्योरम को थोड़ा जो है वो उसमें फार्मेशन उसकी थोड़ी चेंज की जाए तो वो मैक्लारन बन जाती है। अगर टेलर सीरीज़ है उससे रिलेटिंग हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, और टेलर सीरीज़ के अलावा मैक्लारन सीरीज़ भी हमने पढ़नी है, तो वो किस तरह से निकाली जाती हैं, उनके क्या क्या फार्मूलाए होते हैं, वो हम प्रॉपरली इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और सीरीज़ का मेन टॉपिक इस चैप्टर का वो है लॉरेंट सीरीज़ थ्योरम। लॉरेंट सीरीज़ किस तरह से निकाली जाती है, एक तो हम थ्योरम पढ़ेंगे और फिर लॉरेंट सीरीज़ एक्सटेंशन जो है वो किस तरह से की जाती है, वो प्रॉपरली हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। लेक्चर 11 चैप्टर 6 होगा, जो कि है आपके पास रेजिड्यू और पोल्स। सबसे पहले बेसिक जो डेफिनेशन है रेजिड्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। पोल्स सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सम थ्योरम रिलेटेड टू रेजिड्यू से रिलेटिंग जो बेसिक थ्योरम है वो हम देखेंगे। उसके बाद काशी रेजिड्यू थ्योरम पढ़ा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल इन कम्प्लेक्स एनालिसिस। और यहीं पे मैं आपको ज़ीरोस की डेफिनेशन भी बता दूंगा। ज़ीरो हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, यहाँ भी प्रॉपरली देख लिया जाएगा।
लेक्चर 12 चैप्टर 6 ही होगा, रेजिड्यू और पोल। यकीनन इसके अंदर हम जो है सिंगुलैरिटीज़ और उसकी जितनी भी टाइप्स बनेंगी, आर्टिफिशियल हो गया सिंगुलैरिटी, पहले दो मेन हैं आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और फिर उनकी सब टाइप्स की तरफ बात की जाएगी कि सिंगुलैरिटीज़ होती क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, प्रॉपरली हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे और आपको निकाल कर जो है वो भी दिखाया जाएगा। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम भी इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। रॉशियस थ्योरम है वो भी इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और फिर इनसे रिलेटिंग एक्सरसाइज वो यहाँ मैंने अलग जिक्र कर दिया, हालांकि एक्सरसाइज तो मैं हर लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे ही, तो फिर मैंने यहाँ वैसे ही लिख दिया कि हम एक्सरसाइज पे भी प्रॉपरली जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 7 लेक्चर 13 होगा। इसके अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू एंड कंटोर इंटीग्रेशन, जितना पिछला काम पढ़ लिया होगा ना, अब कंटोर इंटीग्रेशन यूज़ करते हुए हम इस लेक्चर के अंदर, या हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि 13 ही हो, 14, 15, एक दो लेक्चर और ज़्यादा हो सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये वाला पोर्शन कवर कर लिया जाए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है और इसके अंदर वैसे मेथड तो 6-7 हैं, लेकिन अमूमन 3 या 4 मेथड करवा दिए जाते हैं, तो हम वही मेन मेथड करेंगे और मेन मेथड्स को ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो फिर जो है हम यहाँ पे अपना ये जो सिलेबस है इसका को जो है वो क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ आपको मैं मज़ीद बता दूँ कि मैंने कोशिश यही करनी है कि आपको मेन और बेसिक चीज़ें बता दूँ, मेन कंसेप्ट है या उससे रिलेटिंग कोई एक आध क्वेश्चन करवा दिया करूँगा। तो फिर आप लोगों के ज़ुम्मे क्या काम है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग जो है जो मैंने बुक्स रिकमेंड कर दी हैं वो प्रॉपरली रीड कीजिएगा, या अगर आप वो सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे वाली जो बुक है वो आप लोग अगर आप चाहते हैं, मेरा नंबर भी शो हो रहा है, मेरे से ले लीजिएगा। और या फिर ये है कि इंशाल्लाह हम उसे अपलोड भी कर देंगे तो नेट से आपको मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि वीडियो के साथ उसका लिंक दे दिया जाए, तो आप वहीं से लोड कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो वाली बुक ज़रूर पढ़ें, आपको इंशाल्लाह बाकी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरा ये है कि यकीनन आप लोग ख़ुद भी काम करेंगे, ख़ुद काम कीजिएगा। और चूँकि मैंने एक्सरसाइजेज़ तो सारी सॉल्व नहीं करवानी, तो फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना हो सके प्रैक्टिस करें। अपनी एक्सरसाइजेज आपके पास होंगी, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से देख लीजिए, या जो मेरी वाली बुक है उसमें मैंने हर टॉपिक से रिलेटिंग अलग अलग एक्सरसाइजेज दे दी हैं, तो वो आप लोग ख़ुद सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ये क्लियर होता जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रॉपरली जो है ये डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो डिस्कशन के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रॉपरली जो है गाइड भी करूं। और दूसरा ये है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस भी मिलती रहेंगी।